Good morning, children, and welcome back in your civics class. Or I hope that you all are going fit and fine. And मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप वीडियो देख रहे होंगे और साथ साथ अपने वीडियो देखने के साथ साथ आप पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने सिविक्स पोर्शन से शुरू किया है, लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, जैसा कि हमने ये चैप्टर जो है वो शुरू किया है। हमने बहुत सारे शीर्षक इसमें से ऑलरेडी डिस्कशन चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को संक्षेप में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में लोकतंत्र के दो प्रकार पढ़े थे। हमने एक तो पढ़ा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक पढ़ा था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमने इससे पहले भी डेमोक्रेसी की परिभाषा के बारे में डिस्कशन किया था और हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। डेमोक्रेसी की जो क्यों डेमोक्रेसी जो है इतना लोकप्रिय होता जा रहा है, इसका कुछ इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी हमने कुछ चर्चा किया था। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में डिस्कशन किया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो इस पद्धति में, इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में जनता स्वयं शासन करती है और किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे शासन, किसी देश में शासन नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन नहीं होता है। जनता एक स्थान पे एकत्रित होकर सारे कानून वो स्वयं बनाती है, सारी गतिविधियाँ वो खुद तय करती है और देश का जो है वो सारे कार्यक्रमों का संचालन स्वयं जनता ही करती है। और लेकिन आधुनिक युग में, वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली के युग में जो है, इस तरह की प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली जो है वो उसको सर्वोपरि या सर्वोच्च नहीं माना जाता है। और जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। बच्चों, हमने साथ साथ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की डेफिनेशन या उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने ये चर्चा किया था कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है वो निर्वाचन से अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि जो है वो देश पे शासन करते हैं और प्रतिनिधि द्वारा ही देश के कानून बनाए जाते हैं और गतिविधियों का संचालन होता है और अन्य कार्यक्रमों को भी जो है वो देश के चुने हुए प्रतिनिधि ही करते हैं। और आज के वर्तमान युग में इस तरह की जो लोकतंत्र यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली जो है वो सर्वोपरि माना जाता है और बहुत सारे ऐसे देश के विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली जो है वो सर्वोपरि है और उनको अपनाया जा रहा है और उसको स्थापित किया जा रहा है। बच्चों, हमने ये डिस्कशन जो है, ये सारे पॉइंट जो है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन ऑलरेडी हमने किया था। बच्चों, आज के लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र जो है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि क्या विशेषताएं हैं। बच्चों, लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ने से पहले कभी कभी हमारे मन में जो होता है कि हम लोकतंत्र की सरल परिभाषा के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जो है जनता जो है वो शासकों का चुनाव करती है। हमने परिभाषा अब तक डिस्कशन किया है, हमने परिभाषा पढ़ी है लोकतंत्र की, उसके आधार पे हम ये तथ्य जो है हम कहीं ना कहीं इस तथ्य के बारे में समझ सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब बच्चों, हमारे सामने इस कथन के आधार पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे समक्ष उत्पन्न हो जाते हैं या हमारे समक्ष आ जाते हैं, जैसे कि जनता किस प्रकार का शासक का चुनाव करती है, शासक किस प्रकार का होना चाहिए, या किस लोकतंत्र का स्वरूप क्या होना चाहिए, या जनता किस प्रकार के शासक का चुनाव करती है और चुनाव किस प्रकार का होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के जो उत्तर है वो लोकतंत्र प्रणाली में जो है वो मन में हमारे जो उसके लिए इस आधार पर कभी कभी हमारे मन में आ जाते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं। सबसे पहली लोकतंत्र की विशेषता बच्चों ये है कि
इस पद्धति में जो है लोकतंत्र की इस पद्धति में यानी लोकतंत्र की पद्धति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। यानी जो सबसे पहली जो विशेषता है लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि इसमें जो है अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। मतलब जो है जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है उनके हाथ में अंतिम देश के अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। ये लोकतंत्र की पहली विशेषता है। हालांकि ऐसे बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ प्रतिनिधियों को निर्वाचित तो किया जाता है लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता है। लेकिन वहाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों को किया जाता है, उन्होंने आम चुनाव में वो जीत कर निर्वाचित होकर आते तो हैं जनता की प्रतिनिधि बनकर। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहाँ पे निर्वाचित होने के बाद भी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है उन प्रतिनिधियों को नहीं होता है। तो ऐसे देश अगर इस बार लोकतंत्र प्रणाली होने का दावा करते हो तो उनके दावे में कोई दम नहीं होता है या उनका दावा निरर्थक होता है। जैसे जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान की गणना जो है ऐसे ही देशों में की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जनता के प्रतिनिधि का निर्वाचन होता था, मंत्री परिषद का गठन भी होता था, लेकिन इन दोनों के हाथों में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति या अधिकार नहीं था और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को था। तो पाकिस्तान जैसे अन्य तानाशाह और राजशाही व्यवस्थाओं में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें अंतिम निर्णय लेने का फैसला या शक्ति उन प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं होती है, सिर्फ राजाओं और तानाशाहों के हाथ में होती है। जैसे कि पाकिस्तान में था कि पाकिस्तान में भी निर्वाचन होकर प्रतिनिधि जो चुनाव लड़कर जो है वो जीत कर निर्वाचित होकर प्रतिनिधि के रूप में ज़रूर आते थे और वहाँ मंत्री परिषद का गठन भी होता था, लेकिन उनकी इन दोनों के हाथों में जो है ना तो मंत्री परिषद के हाथों में और ना ही प्रतिनिधियों के हाथों में जो है अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता था या शक्ति होती थी। वहाँ पे क्या था कि राष्ट्रपति के हाथों में ही जो है वो अंतिम निर्णय का अधिकार होता था। उन्हें सिर्फ अधिकार था कि वो देश का अंतिम निर्णय या देश के प्रति कोई निर्णय या फैसला ले सके। तो इसी तरह पाकिस्तान की तरह अन्य जो तानाशाह जो देश हैं, बहुत सारे देश तानाशाही व्यवस्था में जो है अंतिम निर्णय लेने की उनमें शक्ति नहीं होती है। प्रतिनिधि तो होते हैं लेकिन उनमें निर्णय लेने की शक्ति अधिकार नहीं होते हैं। वहाँ पे तानाशाह या राजाओं के हाथ में है अंतिम निर्णय लेने का जो है वो फैसला या अधिकार होता है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जो है ऐसी अवस्था में और ऐसी स्थिति में ऐसी शासन पद्धतियों को हम लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं गिन सकते, या ऐसी शासन पद्धतियाँ लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं गिने जा सकते या नहीं रखे जा सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि का चुनाव या निर्वाचन तो हो रहा है मगर उनको अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। और लोकतंत्र की ये बुनियादी सिद्धांत है कि सारी शक्तियों का जो स्रोत होता है वो जनता ही होती है, यानी जनता ही जो है वो सारी शक्तियों का स्रोत होती है। तो ये लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत है। और अगर यही सिद्धांत कारीगर नहीं है किसी देश में, यद्यपि वहाँ पे निर्वाचित हो रहे प्रतिनिधि आ रहे हैं लेकिन ये सिद्धांत पर वो जोर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे शासन पद्धति को हम लोकतंत्र प्रणाली नहीं कह सकते हैं या उन्हें डेमोक्रेटिक नेशन या लोकतंत्र देश नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी पहली विशेषता थी। नाउ अब दूसरी विशेषता ये है कि इस पद्धति यानी लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है कि इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित, यह निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित हो। यानी लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है कि लोकतंत्र निष्पक्ष, यानी किसी निष्पक्ष माने इसमें कोई भेदभाव ना हो, जिसमें कोई जो है वो पार्शियलिटी ना हो, और स्वतंत्र यानी जिसमें कोई रोक टोक ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी प्रकार का बंधन ना हो। यानी लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है कि यह निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन या निर्वाचन पर आधारित हो।
यानी इसका निर्वाचन स्वतंत्र हो और निष्पक्ष तरीके से हो। ये इसकी दूसरी विशेषता है। इसमें क्या होता है, कई ऐसे देश हैं बच्चों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ निर्वाचन का जो खेल तो रचा जाता है, निर्वाचन का स्वांग या निर्वाचन के बारे में कहा तो जाता है, मगर जो है वहाँ पे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते हैं। यानी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या उनमें भेदभाव किया जाता है। अब जैसे कि हम ले लें कि विघटन के पूर्व, डिवीज़न के पहले, यानी बंटवारे से पहले, यानी विघटन के पूर्व जो साम्यवादी सोवियत संघ में, यानी जो डिवीज़न के पहले या विघटन के पूर्व जो है वो सोवियत संघ के जो में भी, सोवियत संघ में भी निर्वाचन होता था, उनमें भी जो है वो चुनाव होते थे, परंतु उसमें क्या था कि साम्यवादी दल जो था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो था, उसका अधिकार ज़्यादा था। और उसका अधिकार होने के कारण जो है यहाँ पे क्या होता था कि साम्यवादी दल जो है वही सिर्फ निर्वाचित होते थे और वही सिर्फ चुनाव लड़ते थे। अन्य कोई राजनीतिक दल, अन्य कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो साम्य दल या साम्यवादी पार्टी के समक्ष जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाते थे। वहाँ पे भी निर्वाचन होता था, लेकिन सिर्फ साम्यवादी पार्टी के लिए। यानी विघटन यानी डिवीज़न के पहले सोवियत संघ में निर्वाचन तो होता था, लेकिन वहाँ पे साम्यवादी दल, साम्यवादी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वही निर्वाचित होती थी और वही चुनाव लड़ती थी और वही उसी के सदस्य प्रतिनिधि के रूप में आते थे। वर्तमान में चीन में भी यही व्यवस्था है, चीन में यही स्थिति है। वहाँ भी साम्यवादी पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार है। वहाँ जो मंत्रिपरिषद है, वहाँ जो संसद के सदस्य हैं वो साम्यवादी पार्टी से ही निर्वाचित होते हैं। और अन्य कोई पार्टी अगर चुनाव लड़ना भी चाहती है या अन्य कोई राजनीतिक दल जो है वो निर्वाचित होना भी चाहती है तो उसे साम्यवादी दल की अनुमति या परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो ऐसे एक दल के तानाशाह वाले राज्य को भी हम लोकतंत्र प्रणाली में नहीं ला सकते हैं, जहाँ पे एक ही दल की तानाशाही हो, एक ही पार्टी का तानाशाही हो और एक ही पार्टी का सर्वाधिकार हो और अधिपत्य हो। तो ऐसे प्रदेश को या ऐसे देश को भी हम लोकतंत्र देश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जनता का शासन। तो जहाँ पे यहाँ पे सिद्धांत ये काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी वो सिद्धांत काम नहीं कर रहा है कि जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत होती है। तो यहाँ पर भी है, इस तरह की पद्धति को भी हम जो है लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार की शासन पद्धति को भी हम लोकतंत्र शासन पद्धति नहीं कह सकते हैं। तो आपकी ये रही दूसरी जो है वो विशेषता कि इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन हो, यानी इसमें सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता प्राप्त हो कि वो चुनाव लड़ सकें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो लोकतंत्र के सिद्धांत जो है वो परिपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। तो बच्चों ये है आपकी दूसरी विशेषता। अब जो है अब तीसरी विशेषता के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि लोकतंत्र की तीसरी विशेषता क्या है। बच्चों लोकतंत्र की तीसरी विशेषता ये है कि लोकतंत्र का एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल के सिद्धांत पर आधारित हो, यानी वन वोट, वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। यानी लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऐसे बहुत सारे कई देश हैं बच्चों जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाले देश जो हैं वो जो है ऐसे बहुत सारे देश, ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे संसार में देश हैं जो लोकतांत्रिक पद्धति वाले देशों में नहीं गिने जा सकते हैं, जहाँ नहीं गिने जा सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे बिना भेदभाव के कोई वयस्क मत अधिकार जिन्हें प्राप्त ना हो। ऐसे बहुत सारे देश हैं पूरे विश्व में जहाँ इस तरह की पद्धति को फॉलो किया जाता है, यानी वहाँ पे भेदभाव, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आपको भेदभाव मिल जाएंगे देखने में, लोगों के बीच भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत सारे देशों में आज भी फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि जैसे मतदान के जो अधिकार होते हैं,
जैसे यहाँ पे है कि लोकतंत्र की एक विशेष बात ये भी होती है कि इसमें बिना भेदभाव के मताधिकार देने का जो है वो अधिकार, लोगों को मताधिकार होना चाहिए। यानी काले गोरे का कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, और धनी और निर्धन का कोई भेदभाव ना हो, किसी जाति, लिंग, धर्म और किसी और जनजाति, इस तरह का कोई भेदभाव लोगों के अंदर, लोगों के बीच में ना हो, और सभी सामाजिक समूह और वर्ग के लोगों को समान रूप से मताधिकार देने का अधिकार हो। ये लोकतंत्र की एक विशेष, ये सबसे विशेष बात रही है। और लेकिन वर्तमान में ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहाँ पे इस तरह के भेदभाव किए जाते हैं, जहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है देखी जा सकती है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि मतदान के अधिकार के संबंध में स्त्री पुरुष है, या वयस्क है, या अल्पसंख्यक हैं, या बहुसंख्यक हैं, और ये मूल निवासी हैं या विदेशी मूल निवासी हैं, इनके निवासी का भेदभाव जो है कई देशों में जो है आज भी विद्यमान है। यानी अगर हम देखें कि मतदान के अधिकार के संबंध में आज भी कई देशों में जो है, आज भी विश्व के कई देशों में मतदान के संबंध में जो है कि संबंध में स्त्री पुरुष या बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, विदेशी मूल निवासी या विदेशी मूल निवासी का भेदभाव जो है आज भी कई देशों में जो है विद्यमान है। जहाँ सऊदी अरब में महिलाओं को जो है वो वोट देने से वंचित रखा जाता है, वहीं पर एस्टोनिया नामक पूर्व सोवियत संघ का एक छोटा सा गणराज्य, जहाँ पर जो है रूसी अल्पसंख्यक समुदाय को जो है, रूसी अल्पसंख्यक लोगों को जो है वहाँ पे मताधिकार पाने में बहुत मुश्किल होती है। और वैसे ही ऐसे ही एक और उदाहरण है फिजी में जो भारतीय मूल निवासी हैं उनको जो है मताधिकार लेने में बहुत मुश्किल होती है, कंपैरिजन अपेक्षा फिजी मूल निवासी के अपेक्षा में। यानी जो फिजी के जो मूल निवासी हैं उनको तो मताधिकार देने का पूरा उनको मताधिकार है, मत देने का अधिकार है, लेकिन जो फिजी में भारतीय मूल निवासी हैं उनको मत देने का अधिकार नहीं है, या उनको उस अधिकार को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वैसे एस्टोनिया में भी है, जो एस्टोनिया के जो छोटा सा पूर्ण गणराज्य संघ का जो हिस्सा है, सोवियत संघ का जो हिस्सा है छोटा सा, उसमें वहाँ पर जो है रूसी अल्पसंख्यक लोग हैं, वहाँ पर उनको मत का अधिकार देने में, उनको अधिकार लेने में लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इस तरह के भेदभाव जो है वो देखे जा सकते हैं। जबकि लोकतंत्र की ये विशेषता रही है कि 1 वैल्यू 1 वेट, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल के सिद्धांत पर ये आधारित होता है। यानी इसका मतलब होता है कि सभी जो है पर्सन, सभी सामाजिक वर्ग, सभी सामाजिक समूह के लोग जो है उनको समान अधिकार है वोट देने का। यानी उनको उनमें कोई पार्शलिटी, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए या नहीं होता है लोकतंत्र प्रणाली में। तो बच्चों, और इस तरह की जो शासन पद्धतियां हैं जहाँ पे भेदभाव होता है, जहाँ पे लिंग, जाति, धर्म या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में, या मूल निवासी विदेशी मूल निवासी के बीच में अगर कोई भेदभाव होता हो मत के अधिकार के संबंध में, तो ऐसी पद्धति को, ऐसी शासन पद्धति को हम जो है वो लोकतंत्र की शासन प्रणाली में नहीं ला सकते हैं। या ऐसी शासन पद्धति जो है वो लोकतंत्र प्रणाली की पद्धति में, यानी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम इसको नहीं मान सकते हैं। ऐसी शासन पद्धति या ऐसे शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं कहा जा सकता है जहाँ पे इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस हो, जहाँ इस तरह के भेदभाव हो। तो बच्चों, ये रहा आपकी तीसरी विशेषता। और अब जो है वो चौथी विशेषता आपकी है, यानी लास्ट विशेषता जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो है आपका कि इस विधि के शासन और नागरिक अधिकारों, इसमें जो है मतलब इस लोकतंत्र की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस विधि के शासन और नागरिकों के अधिकारों का जो है वो इसमें नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होता है। यानी इसमें विधि के शासन को संरक्षण प्राप्त होता है और नागरिकों के अधिकारों को भी संरक्षण दिया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको संरक्षण प्राप्त होता है। तो ये लोकतंत्र की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।
अब बच्चों, जैसे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों यानी कुछ मूल अधिकारों को नागरिकों को कुछ मूल अधिकार भी प्राप्त हैं। जैसे कि अब आपने पढ़ाई होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि उनको कुछ मूल अधिकार भी दिए गए हैं लोकतंत्र प्रणाली में। जैसे कि मान लो है, जैसे कि तो बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा कि क्या क्या मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। जैसे कि अब बहुत सारी, जैसे इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी हम जो है वो अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम पूरी तरीके से हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम अपनी बात को कह सके, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ को, अपने एक्सप्रेशंस को जो है वो लोगों के सामने रख सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके। हमें पूरा अधिकार और पूरी स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का, यानी अपने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें है। संघ और संगठन बनाने की हमें स्वतंत्रता है, यानी हम अपना संगठन बना सकते हैं, हम संघ का निर्माण भी कर सकते हैं, हम अपने हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी संघ या किसी संगठन का निर्माण कर सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता हमें दी गई है, हमारे संविधान में दिया गया है। और बच्चों, इसी तरीके से राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता का भी अधिकार है, यानी हम राजनीतिक एक्टिविटीज़ में, राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं, हमें उसकी भी पूरी स्वतंत्रता है। यानी हम जो है अपने बल पर, अपने आदर्शों पे, अपने मूल अधिकारों के बल पर जो है वो हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, हम राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, हमें इसकी भी स्वतंत्रता है, इसका भी हमें मूल अधिकार प्राप्त है, ये भी एक मूल अधिकार है। और कानून की दृष्टि में जो है सभी एक समान है, सभी को समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ये लोकतंत्र प्रणाली में है, ये हमारे मूल अधिकारों में भी है। और जो है इसमें क्या है कि आप कानून की दृष्टि में भी सभी की समानता का अधिकार है, और सभी को अवसर की समानता भी दी गई है, यानी सबको समान रूप से अवसर प्राप्त है अपनी जो है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। यानी ये नहीं है कि किसी एक सामाजिक समूह को ज़्यादा अवसर प्राप्त है कि उन्हें नौकरी या सरकारी गतिविधियों में पार्टिसिपेशन या भागीदारी लेने में किसी एक सामाजिक समूह को अवसर प्राप्त है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र प्रणाली में सभी सामाजिक समूहों को बराबर से अवसर प्राप्त होता है सामाजिक कार्य में भाग लेने का, और राजनीतिक कार्य में भाग लेने का, और अन्य अवसरों में उनकी भागीदारी होने का। तो ये भी एक हम समानता है, ये भी एक हमारे मूल अधिकार में आ जाता है, ये भी हमें अधिकार प्राप्त है। बच्चों, सरकार को भी संवैधानिक कानून के अनुसार ही काम करना पड़ता है, उनको भी संविधान में जो बनाए गए कानून हैं उनके हिसाब से ही सरकार काम करती है, ना कि अपने मनमानी ढंग से काम करती है, और ना ही उनको उसी तरीके का आचरण करना पड़ता है। और निर्वाचित सरकार भी अपने जो है मनमाने ढंग से कानून बनाने या उन पर अपना कार्य करने का अधिकार नहीं होता है। जो निर्वाचित सरकार होती है उनको भी संविधान के हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है, उनको भी अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान के हिसाब से ही नीतियां बनाए, संविधान के हिसाब से ही जो है वो देश के कानून बनाए, और देश के संविधान को जो है वो दिमाग में या दृष्टि में या उसमें रखकर, उसको सामने रखकर ही किस देश के कानून, नीति और अन्य कार्यक्रमों का संचालन करे या अन्य कार्यक्रमों को बनाए। तो आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ मूल अधिकारों की बात हो रही है, यानी हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त है। डेमोक्रेसी में हम पूरी तरीके से, हर तरीके से स्वतंत्र हैं अपनी बात को कहने में, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में। तो बच्चों, ये आपका हुआ। और जैसे अब यहाँ पर क्या है कि सबसे जो अधिक इस बात के लिए सचेत रहना पड़ता है कि सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जनता की अपेक्षा में सरकार को खरा उतरना पड़ता है, और सरकार जो है वो जवाबदेही होती है जनता की, क्योंकि जनता ही लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता जो है वो सारी शक्तियों का स्रोत होती है, और जनता ही अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करती है। तो इस तरीके से जो है सरकार जो है वो जनता का जो है वो उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि अगर सबसे ज़रूरी बात जो है ये देखने वाली होती है कि नागरिक जो है मतदान के समय जो है, अगर मतदान हो रहा है तो
समय जो उसके टाइम में है वो अपने मताधिकार का प्रयोग सही ढंग से कर सके और जो है निर्वाचन में उसकी जो है पसंद के प्रतिनिधि जो है वो निर्वाचित हो। ये सबसे मुख्य बात होती है। और साथ साथ ये भी चीज़ होती है बच्चों कि जिस तरीके से जो है निर्वाचित के गलत तरीके ना अपनाए जा सकें, या चुनाव में गलत तरीके ना अपनाए जा सकें, गलत ढंग से चुनाव ना हो, गलत ढंग से निर्वाचन ना हो। और बहुत सारे अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारें हैं जो सरकारें ऐसे ही प्रयत्न करती हैं कि जहाँ पर गलत ढंग से जो है वो निर्वाचन हो जाए और उनके पसंद के प्रतिनिधि जो है वो चुनाव जीत जाए। परंतु कुछ ऐसे भी देश हैं जहां लोकतंत्र के नाम पर जो है वो सही तरीके से भी चुनाव किया जाता है, और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां मतदान के नाम पर गलत हथकंडों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अपने और ताकि वो अपने दल की जीत जो है वो सुनिश्चित कर सकें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र चुनाव में, लोकतंत्र प्रणाली के चुनाव में, कि चुनाव जो है वो फेयर हो, क्लियर हो, निष्पक्ष हो, उसमें कोई गलत तरीके से हथकंडे ना अपनाए जा सकें, कोई गलत तरीके का उसमें कोई उपयोग ना कर सकें, और जो है कोई एक दल जो है वो उसमें कोई पार्शलिटी ना हो, कोई बेईमानी ना हो, और वो सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक या राजनीतिक दल जो है उन्हें बराबर से अवसर प्रदान हो। तो ये भी जो है लोकतंत्र की जो है इस विशेषता के अंदर ये भी एक पॉइंट आ जाता है। अब बच्चों जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि उदाहरण अगर हम कह सकते हैं कि इससे मतलब इसे किसी लोकतांत्रिक राज्य के हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे जिम्बाब्वे का उदाहरण ले लें कि जिम्बाब्वे में ऐसी परिस्थिति आई कि सन 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन 1980 में जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से जो है उन्हें मुक्ति मिली और जिम्बाब्वे जो है लोकतांत्रिक राज्य बना। और 1980 से पहले जिम्बाब्वे में गोरों का राज्य था और वहाँ पे इसी तरीके का हथकंडे अपनाए जाते थे, यानी गलत तरीके से निर्वाचन होता था, गलत तरीके से चुनाव होते थे, और एक ही दल और जो गोरों की जो राजनीतिक दल थी वो जो है वो जीत कर आती थी, और काले जो वर्ग थे, लोग थे, उन पर जो है एक भेदभाव का एक आरोप लगा, एक भेदभाव उनसे होता था। तो 1980 में जिम्बाब्वे जो है वो उसमें गोरे लोग से जिम्बाब्वे को मुक्ति मिली और वह रिपब्लिक घोषित किया गया, यानी लोकतंत्र देश वो घोषित किया गया। अब जिम्बाब्वे जो है वहाँ पे नेशनल यूनियन कह सकते हैं कि नेशनल यूनियन देशभक्त शासन से मोर्चे में निकाले गए। वहाँ पे एक पार्टी है जिसका नाम है आपका जानू पीएफ, यानी जानू पीएफ के नेता जो थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्हें देश का जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुगाबे ने तब से वर्ष 2017 तक जो है वहाँ की सत्ता की कमान संभाली। मुगाबे को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया जिम्बाब्वे का, और जो है वो 2017 तक जो है वो जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री बने और वहाँ की सत्ता की उन्होंने बागडोर संभाली। यहाँ निर्वाचन भी नियमित रूप से होते रहते हैं और नियमित रूप से होते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो पार्टी है जानू पीएफ उसको ही बहुमत मिलता रहा है, यही पार्टी मेजॉरिटी में ही रही है, इसी को ही बहुमत मिलता रहा है जिस पार्टी के मुगाबे प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिम्बाब्वे के। परंतु जैसे निर्वाचन संपन्न होना ही एक ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जो शर्तें होती हैं वो राज्य की जो शर्तें होती हैं वो निर्वाचन के पूरे होने से ही पूरी नहीं होती है कि निर्वाचन हमने चुनाव करा दिया, लोकतंत्र प्रणाली है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव हो गया और सारी शर्तें जो है वो पूरी हो गई और लोकतंत्र स्थापित हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर निर्वाचन हो रहा है तो उससे सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी। अब जो जिम्बाब्वे में हो रहा था कि मुगाबे एक ही जो आप जानू पीएफ जो पार्टी थी उनको ही बहुमत सिर्फ मिल रहा था, उनकी ही पार्टी सिर्फ जो है वो जीत कर आ रही थी। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे निर्वाचन का मतलब होता है कि कई राजनीतिक दल जो हैं आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं या आपस में चुनाव लड़ते हैं, तो कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है। लेकिन अगर कोई सिंगल पार्टी जो है उसका आधिपत्य हो किसी देश पर और वही जीत कर आ रही हो, तो यहाँ प्रतिस्पर्धा या चुनाव लड़ने वाली तो कोई चीज़ रही नहीं गई।
तो यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली तो कहीं पे से उसका सिद्धांत काम नहीं किया। जिम्बाब्वे में यही हो रहा था, मुगाबे की ही पार्टी जीत रही थी, उसका ही वही निर्वाचित हो रही थी, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है वो बंद कर दी गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, निर्वाचित जो है गलत तरीके से अपनाए गए कि वो जानू पीएफ पार्टी ही जो है वो जीत कर आ रही थी, उसको ही बहुमत मिल रहा था। और साथ साथ क्या किया जाता है, जो सरकार के विरोधी थे उनको ऑप्रेस किया जा रहा था, उनको कुचला जा रहा था, उनको दबाया जा रहा था। तो लोकतंत्र प्रणाली में ये नहीं होता है। लोकतंत्र प्रणाली में मतलब होता है कि सबको समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त होना। अब हम किसी विरोधी दल, अगर हमारी कोई पार्टी, कोई मेजॉरिटी में पार्टी आ रही है, कोई बहुमत लेके सरकार का गठन कर रही है, तो जो सरकार पार्टी जो पार्टी सरकार बना रही है वो अपने विरोधियों को कुचलेगी नहीं या दबाएगी नहीं, ऑप्रेस नहीं करेगी, बल्कि उनकी आलोचनाओं को क्या करेगी, वो सुनेगी और जो सही तरीका लगेगा उस पे वो कार्य करेगी। तो साथ में वहाँ जिम्बाब्वे में ऐसे ही हो रहा था। जिम्बाब्वे में विरोधियों को कुचला जा रहा था, मीडिया पर अंकुश लगाए जा रहे थे, लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही थी, लोगों को कहने की बात, उनको स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। तो इससे स्पष्ट है कि कभी कभी लोकतंत्र सरकार का लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकता है, जैसे कि मुगाबे थे जिम्बाब्वे के। वो बहुत लोकप्रिय शासन नेता थे और बहुमत में होकर जीत कर आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो 2017 तक वो बागडोर संभाली, तो उन्होंने जो है अपने विरोधियों को वो दबाने लगे, सोशल या मीडिया पर अंकुश लगाने लगे, लोगों की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने लगे। तो कभी कभी होता है कि लोकतंत्र की जो बहुत प्रसिद्ध नेता होते हैं वो भी कभी कभी तानाशाह हो जाते हैं। तो बच्चों, ये रही आपकी जो है वो लोकतंत्र की विशेषताएं। और जिन प्रश्नों के बारे में हमने अभी लेक्चर में पहले हमने बताया, अब उन प्रश्नों को जो है इन विशेषताओं के द्वारा हम अच्छे तरीके से उनका उत्तर हमें मिल सकता है कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार का शासक होना चाहिए, किस प्रकार का लोकतंत्र प्रणाली होनी चाहिए और कैसी लोक प्रणाली होनी चाहिए, और जनता किस प्रकार जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और किसके द्वारा करती है और क्यों करती है। ये सारे प्रश्नों का हल जो है इन विशेषताओं को पढ़ने या डिस्कशन या चर्चा करने के बाद हमें मिल जाएंगे या हमें मिल जाते हैं। बच्चों, आज हम यही बंद करते हैं और अगले लेक्चर में जो है हम नया शीर्षक शुरू करेंगे। लेकिन बच्चों, बंद करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आर्थिक समानता क्या होती है। बच्चों, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था ना कि लोकतंत्र जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो इसमें था कि आपका आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता, ये तीनों समानता जो है लोकतंत्र प्रणाली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमने डिस्कशन किया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि राजनीतिक समानता क्या होती है। राजनीतिक समानता वो होती है बच्चों कि राज्य के समस्त मामलों में सभी व्यक्तियों को जो है बराबर की समान प्रतिभागिता का अवसर देना। यानी जो राज्य के सभी मामलों में जो शासन से संबंधित लोग हैं, जो शासन से संबंधित लोग हैं, उनको समान रूप से शासन में भागीदारी देना, ये राजनीतिक समानता है। और आर्थिक समानता क्या है कि राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद जो होते हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्टिव गुड्स होते हैं, यानी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, और जो सकल घरेलू उत्पाद होते हैं उनमें एकरूपता होना, उनमें समानता होना, और समाज का विभाजन धनी वर्ग और निर्धन वर्ग को रोकना। यानी समाज में जो धनी वर्ग और निर्धन वर्ग का जो विभाजन होता है उसको रोकना आर्थिक समानता है। और जो है राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद में समानता होना, यह आपकी आर्थिक समानता है। यानी जो है समाज जो है वो निर्धन वर्ग और धनी वर्ग में विभाजित ना हो, ये आर्थिक समानता है। अब सामाजिक समानता क्या है? सामाजिक समानता में कि राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के संपूर्ण विकास का बराबर से अवसर प्रदान हो, यानी सभी व्यक्ति को बराबर का अवसर प्राप्त हो ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, और जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर उनमें कोई भेदभाव ना हो। यह आपका सामाजिक समानता है। राजनीतिक समानता जो है वो क्या है बच्चों कि राज्य के समस्त सभी व्यक्तियों को बराबर से प्रतिभागिता हो, यानी शासन से संबंधित लोग जो है उनको बराबर से उसमें भागीदारी का मौका मिले राजनीति में।
और आर्थिक में है कि राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद में समानता हो, और समाज में धनी वर्ग और निर्धन वर्ग में भेदभाव ना हो या समाज उसमें बटा ना हो, ये आर्थिक समानता है। और सामाजिक समानता में ये है कि समाज में रह रहे व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर प्राप्त हो, और जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर उनमें कोई भेदभाव ना हो। तो ये आपकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता है। और तो बच्चों, हम यहीं पे बंद करते हैं, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगले लेक्चर में हम नया शीर्षक शुरू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।